राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के साइंस के सेल चैप्टर का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्या जानेंगे, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो आज का हमारा टारगेट रहेगा साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानने वाले हैं। फिर हम लोग गोल्जी एपेटस के बारे में जानेंगे और हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स को समझते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो आपने देखा होगा हमारा सेल है, दिख रहा है। तो सेल के बाहर वाले को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। हम लोगों ने अच्छी तरीके से इसको डिस्कस कर लिया। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब सेल के अंदर जो ब्लू ब्लू वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये यानी ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में ही बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। एक बार फिर से कि हमारा ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और ये जो आपका पार्ट है इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो चलिए एक एक करके हम पॉइंट्स पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? द साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो फ्लूइड कंटेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर हमारे सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग साइटोप्लाज्म नहीं कहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स जिसमें मौजूद होते हैं उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? इट इज आल्सो कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स, ईच ऑफ दिस ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि भैया हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और वो सेल ऑर्गेनल्स कुछ ना कुछ फंक्शन, कुछ ना कुछ हमारे सेल के लिए फंक्शन कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म अगर है तो कुछ ना कुछ इसका क्या होगा? हमारे बॉडी में काम होगा। तो पहला पॉइंट कह रहा है इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनल्स। यानी सेल ऑर्गेनल्स के अंदर अगर कुछ, मान लो देखो सेल ऑर्गेनल्स है, इनका कुछ ना कुछ अपना काम होता है, कुछ ना कुछ ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो उनके प्रोड्यूस करने में कुछ ना कुछ इन्हें चाहिए होता है और कुछ ना कुछ ये वेस्ट निकालते हैं। तो ये जो इनका एक्सचेंज होता है आपस में, उसमें कौन करता है? साइटोप्लाज्म। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? इट एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन एंड आयरन। यानी इसका काम है हमारी बॉडी में जैसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, विटामिन होते हैं, आयरन होते हैं, वो कहाँ स्टोर होते हैं? तो हमारे साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं। अगला कह रहा है इट इज अ साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे सच एज ग्लाइकोलाइसिस। यानी हमारे एक रिएक्शन होती है जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, वो रिएक्शन कहां पर होती है? हमारे साइटोप्लाज्म में। तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, हालांकि ये 10th में आप इसको अच्छे तरीके से समझोगे। तो होता क्या है? तो हमने जाना कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होती है। अब ये होता क्या है? जो आपने खाना खाया, खाने से आपको मिला ग्लूकोज, क्या मिला? C6H12O6। अब इससे चाहिए आपको एनर्जी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, कोई भी एक्टिविटीज के लिए चाहिए आपको एनर्जी। अब इस ग्लूकोज से आपके एनर्जी जो बनने की प्रोसेस होती है उसके बीच में कुछ स्टेप्स होते हैं कि ग्लूकोज से सबसे पहले आपका पायरुवेट में टूटता है। अब पायरुवेट में क्या होता है? जैसे ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है तो पायरुवेट के पास होते 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। तो ये जो टूटता है वो आपका कहाँ टूटता है? साइटोप्लाज्म में। तो ग्लूकोज से पायरुवेट में टूटने की प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस और ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। अब ये पायरुवेट फाइनल टूट करके आपको जो एनर्जी देता है जिससे हम इतनी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो जो फाइनल होता है वो कहाँ होता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि अभी आने वाले सेल ऑर्गेनल्स में। तो ये हमारा फंक्शन किसका था? साइटोप्लाज्म का। आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा।
आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब तो आपने ये सेल देखा है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से सटा होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी ये देख रहे हो आप, ये न्यूक्लियस है और इससे जो ये सटा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हम थोड़ी देर में जानने वाले हैं कि भैया ये होते हैं दो टाइप के। क्या होते हैं? एक येरा, एक येरा। अब इसके अंदर आप साफ देखो, एक येरा टाइप और एक येरा। अब इसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि भैया इसके अंदर कुछ ये डॉट 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 स्ट्रक्चर इसके अंदर है, जबकि इसके अंदर वो स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, ये जो अभी आप डॉट 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 स्ट्रक्चर इसके ऊपर देख रहे हो वो क्या है? राइबोसोम्स। तो इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है और इसके ऊपर राइबोसोम्स है। अब हम लोग एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर इज लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स एंड सीड्स। यानी आप देख रहे हो कि भैया यहाँ पर ट्यूब्स हैं, देखो ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, आपस में जुड़ी हुई हैं। और सीड्स क्या, देखो ये सीड्स दिख रही है, एक सीड, दो सीड आपस में जुड़ी हुई है। यानी ये पहला लाइन कह रहा है कि भैया कैसे होते हैं। तो इसमें बहुत सारे ट्यूब्स आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत सारी सीड्स आपस में क्या हुई हैं? जुड़ी हुई हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म होने में। अगले पॉइंट में कह रहा है कि भैया ये कैसे दिखते हैं। तो भैया ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की तरह भी होते हैं, देख रहे हो ट्यूब्स। ये राउंड्स भी होते हैं, कहीं कहीं आपको राउंड्स भी दिखेंगे, कहीं कहीं आपको गोले टाइप के भी दिखेंगे और कहीं कहीं आपको ऑब्लंग बैग्ड टाइप का दिखाई देगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी इसका जो स्ट्रक्चर है, वो जो इसकी जो बनावट है, जिस चीज से मिलके बना हुआ है, वो सेम टू सेम किसकी तरह होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है और ये भी किसका बना होता है? लिपिड एंड प्रोटीन का। अब ये कितने टाइप के हैं? तो मैंने अभी डिस्कस किया भैया ये दो टाइप के हैं। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं RER, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि भैया ये वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ। ये देख रहे हो, ये रफ है और ये स्मूथ। अब इसको रफ क्यों कहते हैं? क्यों? रफ का मतलब है खुरदुरा। तो ये भैया इसके ऊपर जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटे छोटे राइबोसोम्स चिपके होते हैं, राइबोसोम्स के कारण इसे कहते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये राइबोसोम्स क्यों चिपके होते हैं, क्या काम है? तो भैया राइबोसोम्स का काम है, राइबोसोम्स अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, इसका काम है प्रोटीन को बनाना। हमारी बॉडी में अमीनो एसिड से प्रोटीन जो सिंथेसाइज होता है वो कौन करता है? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स किस पे अटैच्ड रहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब कुछ पॉइंट्स है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड, एक एक करके हम एक एक पॉइंट को समझते हैं और गहराई से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? RER लुक्स rough under microscopic because it is particles called ribosomes attached to its surface। यानी मैंने पहले ही बता दिया है कि भैया इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, इसीलिए ये रफ होता है। अगर हम ये कैसे नजर आते हैं? जब इसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो अब जो कह रहा है द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, यानी जो राइबोसोम्स होते हैं वो सभी एक्टिव सेल्स में, यानी जो सभी लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। मैंने बता दिया है कि भैया राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन को बनाना। द मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड यूजिंग द ER। यानी आपका जो प्रोटीन बना वो डिफरेंट डिफरेंट सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचता है, किसका यूज करके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यूज करके। जहां भी प्रोटीन की नीड होगी वहां ये, तो ये पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। SER का फंक्शन समझ रहे हैं, जैसे RER प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है, वैसे ही हमारा SER जो है
वो फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इसने बनाया, आरईआर ने बनाया प्रोटीन, एसईआर ने बनाया लिपिड, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन। यानी आपका प्रोटीन, आपका लिपिड मिलकर के क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस लिपिड और प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन की बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अगला पॉइंट कह रहा है कि क्या प्रोटीन और लिपिड का और भी कोई फंक्शन है, यस। तो ये कुछ प्रोटीन्स, कुछ लिपिड हमारी बॉडी में एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। एंजाइम्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस हैं उसको इम्प्रूव करने में, उसको तेज करने में हेल्प करते हैं। और हार्मोन्स हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स है। जैसे मान लो मैं लंबा हूं तो मेरे हार्मोन्स लंबे वाले हैं, मेरे बाल बड़े हैं, काले हैं, नीले हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शन में हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन और लिपिड एज अ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स भी काम करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि क्या ईआर जो है सभी सेल्स में एक जैसे होते हैं, तो आंसर है नो। सब सेल्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं ईआर, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो लगभग सेम ही रहता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जो ईआर का और एक और फंक्शन है कि मान लो न्यूक्लियस में कुछ बना, तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जो आपका ट्रांसफर हुआ उसमें हेल्प कौन करता है, हमारा ईआर। और अगर मान लो न्यूक्लियस को कुछ चाहिए आपके साइटोप्लाज्म से, तो कौन हेल्प करता है, ईआर। अगला पॉइंट ये क्या कह रहा है कि हमारे जो सेल्स के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज यानी रिएक्शंस होती हैं। तो बहुत सारे रिएक्शंस जो होती हैं उसमें हेल्प करता है हमारा ईआर, यानी ईआर के सरफेस पे ही वो रिएक्शंस होती हैं। लास्ट है कि ऐसे एनिमल्स जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी जिनकी रीढ़ की हड्डियां होती हैं, उसके अंदर जो हमारा एसईआर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो किस चीज का काम करता है, डिटॉक्सिफाइंग पॉइजनियस ड्रग्स, यानी कुछ ऐसी पॉइजनियस ड्रग्स वगैरह हमारी बॉडी में एंटर कर गई है या हार्मफुल केमिकल हमारी बॉडी में एंटर कर गया है, तो उसको खत्म करने का काम कौन करता है, एसईआर। कैसे ऑर्गेनिज्म में, जिनकी रीढ़ की हड्डियां होती हैं। तो आशा करता हूं आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस हमारा कैसा दिखता है, तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि देखो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, एक के ऊपर एक के ऊपर, जैसे हमारी रोटी होती है, रोटी के ऊपर तह लगा रहता है, वैसे ही यहां पर एक के ऊपर एक तह लगा होता है। अब इसके बारे में हम लोग पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है द गोल्जी apparatus consists of system of membrane bounded vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns। यानी जो कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं वो एक के ऊपर एक होते हैं, और स्टेक्स मतलब खाली स्पेस इनके बीच में होता है, यानी इनके मेम्ब्रेन में एक के ऊपर तह लगा होता है। अगला पॉइंट कह रहा है this membrane often have connection with the membrane of ER and therefore constitute another portion of complex cellular membrane system। अब ये जो गोल्जी apparatus होता है वो कहीं ना कहीं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है। क्यों जुड़ा होता है, अभी हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि भैया जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना, जो भी न्यूक्लियस में बना, वो क्या होता है, उसका जो फाइनल पैकेजिंग होता है, उसको मॉडिफिकेशन वगैरह करके सेल के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा गोल्जी अपैरेटस। यानी कोई प्रोडक्ट बना, उसको पैकेजिंग, उसको एकदम बढ़िया तरीके से करके कहां पहुंचाते हैं ये लोग, सेल के डिफरेंट डिफरेंट। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, मान लो कोई प्रोडक्ट किसी फैक्ट्री में बना, तो प्रोडक्ट बनके वो पैकेजिंग वाले सेक्शन में जाता है। जैसे फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर वगैरह आता है, तो क्या करते हैं, उसको बढ़िया तरीके से एक डब्बे में डाला, उसको पैक किया, उसके ऊपर फिर अलग अलग कवरिंग लगाई, उसके ऊपर फिर उस पर स्टिकर लगाया, फिर जाके कहीं वो भेजते हैं। उस तरीके से हमारा जो गोल्जी अपैरेटस है इसका भी सेम वैसे ही काम। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। पहला कह रहा है द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर, यानी ईआर में जो मटेरियल बना इस पैकेज्ड dispatched to various target inside and outside the cell
बाय गोल्जी एपेटस। यानी ईआर में जो बना वो इसके माध्यम से सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचता है। इट फंक्शन इज इंक्लूडिंग स्टोरेज, यानी चीजों को स्टोर करना, मॉडिफाई करना, उसको थोड़ा सा मैंने समझा दिया, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन द वेसिकल। ये जो भी काम हो रहा है वो कहां हो रहा है, इसके वेसिकल्स में। यहां से यहां जो कह रहा है ये, इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्जी एपेटस। यानी इसका पैकेजिंग वगैरह का तो काम है ही, साथ में क्या होता है, जो हमारा सिंपल शुगर होता है उसको कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने में भी इसका हेल्प है। अगला इसका इंपॉर्टेंट काम है कि जो गोल्जी एपेटस होता है वो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब ये लाइसोसोम्स क्या होता है, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जानोगे। जो लाइसोसोम होता है वो हमारा सेल ऑर्गेनल्स है, और ये हमारे सेल ऑर्गेनल्स ऐसा है कि हमारे सेल को सफाई करता है। यानी हमारी सेल में कुछ गंदगी हो गई या सेल कभी खराब हो गया तो उसमें लाइसोसोम हेल्प करता है। तो लाइसोसोम इतना इंपॉर्टेंट है, उसको बनाने में कौन हेल्प करता है, हमारा गोल्जी बॉडी। तो कितने काम हो गए, पहला पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने में हेल्प करता है, तीसरा काम क्या है, लाइसोसोम के मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है। आशा करता हूं आपको ये आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ आई है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं उसका आंसर आप लोगों को बता सकूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।